हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप देख पा रहे हैं 13वां चैप्टर हम पढ़ रहे थे अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन, और इसमें हमने ये जाना था कि अपशिष्ट की डेफिनेशन क्या होती है और अपशिष्ट जो है उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, और इसके अतिरिक्त इसका निस्तारण जो है वो किस तरह से किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन। मैनेजमेंट किस तरह से इसका किया जाता है, किस तरह से इसको निस्तारित किया जाता है, क्योंकि कचरे को हम इधर उधर फैलते हुए जब देखते हैं तो ये प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़ने के साथ साथ ये विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को भी बढ़ाता है। इससे भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो है वो फैलते हैं। तो किस तरह से इसको मैनेज करें ताकि प्रदूषण जो है वो न फैले, और विभिन्न प्रकार से ये पशुओं को नुकसान पहुंचाता है, मनुष्यों को नुकसान पहुंचाता है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से ये जो है हमें नुकसान न पहुंचा पाए। इसके लिए इसका उचित प्रबंधन करना पड़ेगा। तो अपशिष्ट प्रबंधन किसे कहते हैं, किस तरह से किया जाता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन नाम से पता हमें लग रहा है। अपशिष्ट शब्द का अर्थ आपको पता है, इसकी परिभाषा बताई गई थी। जो उपयोग से बाहर हो जाती है वो वस्तु अपशिष्ट कहलाती है, और प्रबंधन का मतलब होता है कि ढंग से इसको निस्तारित किया जाए, इसको मैनेज किया जाए, वो इसका प्रबंधन कहलाता है। तो भारत में कुल 5161 नगर है, और इन नगरों से प्रतिदिन लगभग 1 लाख टन अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। और भारत में नगरों के सौंदर्य को बिगाड़ने में यह कूड़ा जो है वो अहम भूमिका निभाता है। भारत के जितने भी बड़े नगर हैं उससे नगरों से ज़्यादा कचरा निकलेगा, और छोटे शहर होते हैं उससे कम कचरा निकलता है, और ग्रामीण क्षेत्रों से और भी कम कचरा निकलता है। तो इस हिसाब से ये जो कूड़ा है ये प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़ता। आपने देखा होगा बड़े बड़े महानगरों से जब आप गुजरते हैं तो उसके बाहर वाली साइड में बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो कूड़ा है वो बहुत अधिक बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते जब ये दूर से देखने से ऐसे लगते हैं छोटे छोटे जैसे पहाड़ हो, तो अगर इनकी मात्रा इसी रफ्तार से बढ़ती गई और इनको हम मैनेज नहीं हमने किया, या फिर जो एजेव निम्नीकरणीय कचरा होता है उसको हम निस्तारित करने में प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, उसको कहाँ पे डालें, किस तरह से डालें, तो फिर वो कूड़े के ढेर जो होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं। यदि इसी रफ्तार से ये बढ़ता रहा तो आप सोचिए क्या होगा। ये तो और भी बढ़ने वाले हैं, तो फिर इनको कहाँ डालें, ये हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए क्या किया जाए कि ये कूड़ा जो है वो निस्तारित हो जाए, लगातार ये निकलता रहे। छोटे नगरों में कोष की कमी होती है जिसकी वजह से प्रबंधन होने में कठिनाई होती है। इसके अलावा ठेकेदारों का अभाव होता है जिसकी वजह से भी कूड़ा जो है वो अपनी जगह नहीं पहुंच पाता, निस्तारण में उसको दिक्कत आ जाती है। स्थानीय लोगों को अपने अपने क्षेत्रों से निस्तारित कूड़े को अलग करके कूड़े से जैविक खाद बनानी चाहिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने का रास्ता और आवश्यक प्रबंधन विकसित करना, ये अधिक आसान तरीके हैं जिसकी वजह से इसको निस्तारित किया जा सकता है। स्थानीय लोग जो होते हैं ना, यानी ये हम सबकी जिम्मेदारी है, केवल हम गवर्नमेंट पे इसको छोड़ के या जो स्थानीय संस्थाएं जो होती है उन पे हम छोड़ के पल्ला नहीं झाड़ सकते। हमारी भी कुछ भूमिकाएं होती है, हमें भी इसमें मदद करनी चाहिए। तो स्थानीय लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्षेत्रों में जो कूड़ा डालते हैं, हमारे घरों से जो कूड़ा निकलता है, हमारे जो प्रतिष्ठान होते हैं उनसे जो कूड़ा निकलता है, जो औद्योगिक इकाइयाँ होती है छोटी बड़ी उनसे जो कचरा निकलता है, तो उनमें दोनों तरह के कचरे साथ होते हैं, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। आपको क्या करना है, हमें इनको बाहर डालने से पूर्व इन दोनों को पृथक पृथक कर देना है। जैव निम्नीकरणीय को अलग कर दीजिए, अजैव निम्नीकरणीय को अलग कर दीजिए, क्योंकि जैव निम्नीकरणीय कचरा जो होता है उसको निस्तारित करने में दिक्कत नहीं आती, उसको कहीं भी हम डालेंगे तो वो अपघटित हो जाता है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से उसको विघटित कर दिया जाता है। लेकिन अजैव निम्नीकरणीय कचरा जो है वो विघटित नहीं होता। तो आप सोचिए यदि दोनों को एक साथ हमने डाल दिया तो वो तो निस्तारित होने की उसमें प्रोसेस शुरू हो जाती है, सूक्ष्म जीव उसमें क्रिया करने
लगते हैं उसको अपघटित करने लगते हैं, परंतु वो जो साथ में अजैव निम्नीकरणीय कचरा है वो अपघटित नहीं होगा, तो उसके साथ में इसके कण जो है वो बीच में फंसे रहेंगे और इसकी वजह से फिर वो पूरी तरह से निस्तारित हो नहीं पाएगा, दुर्गंध फैलेगी और कई तरह की संक्रामक बीमारियां फैल सकती है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी क्या होती है कि हमें घरों से बाहर इनको डालने से पहले ही इनको अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा जो अस्पताल होते हैं या फिर बड़े बड़े जो संस्थाएं होती है उसमें अलग अलग तरह के डस्टबिन लगे होते हैं, अलग अलग कलर के डस्टबिन लगे होते हैं, उसमें लिखा होता है कि इसमें आप जैव निम्नीकरणीय डालिए, इसमें अजैव निम्नीकरणीय डालिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। और रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव, अनुपलब्धता एवं महंगाई के विकल्प स्वरूप जैविक खाद पर अवलंबित होना अधिक प्राकृतिक और उपयुक्त होगा। जैविक जो खाद हम बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद हम बनाते हैं, कंपोस्ट जो खाद हमारी बनती है, तो ये सारी जो खाद होती है उर्वरक से बेस्ट होती है, क्योंकि ये ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचाती। फ़ायदा उर्वरक ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो खादें जो होती है वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट देने वाली होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें जैविक खादों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। और जैविक खादें कहाँ से प्राप्त होगी, ये जो अपशिष्ट है इससे जैविक खादें बनाई जा सकती है। तो दो इससे फ़ायदे हमारे हो जाते हैं, एक तो कचरा जो है वो निस्तारित हो जाएगा और एक जो है वो हमारे खेत है वो भी लंबे समय तक उर्वर बने रहेंगे, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा। इसीलिए हमें ये उपाय अपनाना चाहिए। कौन से वाला, कंपोस्ट बना देना, वर्मी कंपोस्ट बना देना, जैविक खाद बना देना, किसकी, कचरे की। कौन से वाला कचरा, जैव निम्नीकरणीय कचरा। फिर एक कूड़े का प्रबंधन व्यक्तिगत सावधानी से संभव है, प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार अपने आप ही कर देगी, हमने सरकार जो बना के भेजी है उसका क्या काम है, वो कूड़े का निस्तारण नहीं तो करेगी। तो ये सोच जो होती है ये गलत है, प्रत्येक की भागीदारी इसमें ज़रूरी होती है। हमें सबको ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं और उतनी मदद हमें करनी चाहिए। तो कूड़े का प्रबंधन व्यक्तिगत सावधानी से संभव है। विकास एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, ये एक ज़रूरी प्रक्रिया है। विकास अनवरत चलने वाली ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसे रोका नहीं जा सकता। विकास को रोकेंगे तो हो सकता है कूड़ा करकट कम पैदा हो, लेकिन जब विकास ही नहीं होगा तो फिर हम बिना कूड़े करकट के बैठे रहेंगे, बस इससे हमारा भला हो नहीं सकेगा। विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हमें चाहिए, वस्तुएं चाहिए, तो वो सारी की सारी जो है वो विकास के साथ ही हमें प्राप्त होती है। तो विकास को रोका नहीं जा सकता। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि विकास भी चलता रहे और साथ साथ में हमारे कूड़े की मात्रा जो है वो भी न बढ़े। तो भारत सरकार ने 1975 में शिवरामन समिति का गठन किया था और शिवरामन समिति ने कूड़े के प्रबंधन के लिए जो सुझाव सुझाए थे वो कौन से थे बता रहे हैं आपको। इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो सुन लीजिए। इसमें पहला है शिवरामन समिति द्वारा दिए गए सुझाव लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप क्या लिखेंगे, पहला इसमें बड़े बड़े कूड़ेदानों की स्थापना करनी चाहिए। शिवरामन समिति के सुझाव, पहला क्या इसमें, बड़े बड़े कूड़ेदानों की स्थापना करनी चाहिए। बड़े बड़े कूड़ेदान जो डस्ट बिन होते हैं नगर पालिका द्वारा, नगर परिषद के द्वारा या फिर नगर निगम विकास प्राधिकरण के द्वारा रखे जाते हैं, आपने देखा होगा रोडों के किनारों पे, तो ये हमें रखने चाहिए। ये किसने बताई थी ये बात, शिवरामन समिति ने ये बात बताई थी। दूसरी बात उसने बताई, मानव द्वारा उत्सर्जित मल मूत्र निष्कासन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मानव द्वारा उत्सर्जित मलमूत्र मलमूत्र निष्कासन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये हो गया इसका दूसरा बिंदु। और तीसरा है कूड़े के ढेरों को जलाकर भस्म करना चाहिए।
कूड़े के ढेरों को जलाकर भस्म करना। ये 3 सुझाव जो है वो शिवरामन समिति ने सुझाए थे। तो कौन कौन से हैं वो तीनों? एक तो बड़े बड़े कूड़ेदानों की स्थापना करनी चाहिए, और दूसरा है मानव द्वारा उत्सर्जित मलमूत्र निष्कासन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और तीसरा है कूड़े के ढेरों को जलाकर भस्म करना चाहिए। ये 3 पॉइंट जो है वो शिवरामन कमेटी ने सुझाए थे कूड़े के प्रबंधन के लिए, अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए। फिर अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके, कौन कौन सी विधियाँ हैं उसके बारे में बता रहे हैं आपको। तो अपशिष्ट प्रबंधन अलग अलग क्षेत्रों में अपशिष्ट सामग्री के प्रकार पर डिपेंड करता है, और आसपास की भूमि के उपयोग और उपलब्ध क्षेत्र समेत कई कारणों से डिफरेंट विधियों को हमें उपयोग में लेना पड़ता है। हम सभी जगह एक ही प्रकार की विधि को उपयोग में नहीं ले सकते। रीज़न कि अलग अलग इसमें कूड़े की सामग्री पे डिपेंड करेगी ये बात, आसपास की भूमि के उपयोग के हिसाब से की निर्भरता होती है, और उपलब्ध क्षेत्र हमारे पास कितना है उस पर ये बात डिपेंड करती है। पहली जो विधि है अपशिष्ट प्रबंधन की वो है भूमि भराव, लैंडफिल। भूमि का मतलब होता है ज़मीन, और भराव का मतलब होता है, हम देखते हैं कि कई जगहों पे जो ज़मीन होती है वैसे ही खाली पड़ी रहती है, बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो उसमें पड़े रहते हैं, तो वो किसी की यूज़फुल नहीं होती है किसी प्रकार से। उसमें हम क्या कर सकते हैं, कूड़े को भर सकते हैं, तो उसको लैंडफिल बोला जाता है। भूमि भराव अक्सर गैर उपयोग की खानों में किया जाता है। खनन रिक्तियाँ, जो खान खोदने के बाद में जो बंद हो गई है, तो वहाँ पे जो रिक्ति रह गई है उसको भरने में कचरा भर के हम उसको भरपाई कर देंगे, तो एक तो हमें समतल ज़मीन मिल जाएगी, और एक हमारे कूड़े का निस्तारण भी हो जाएगा। और यह अपशिष्ट निपटान का एक बहुत ही साफ और अपेक्षाकृत कम खर्च वाला तरीका है, लैंडफिल वाला। दूसरा जो है इसमें क्या होता है कि एक तो पुरानी तरीके से हम भूमि भराव करते हैं, और एक नए तरीके से भूमि भराव करते हैं। तो नया तरीका जो है ज़्यादा बेटर है, पुराना तरीका कुछ कम बेटर है। तो उसका रीज़न क्या है बता रहे हैं आपको। पुराने और गलत तरीके से किए गए भूमि भराव के दुष्परिणाम ये होता है कि उससे हवा से कचरा जो उड़ता रहता है, और अगर हम पुराने तरीके से भूमि भराव करेंगे तो कीटों को आकर्षित भी करेगा वो। और तीसरा जो है वो है तरल का इसमें उत्पादन होता है। चौथा है कार्बनिक अपशिष्ट के अपघटन से मेथेन गैस बनती है, ये बदबू पैदा कर सकती है, ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसों में CO2 के साथ में ये एक प्रमुख गैस है। और इसके अतिरिक्त आधुनिक भूमि भराव में क्या होता है, नियोजित तरीकों से अपशिष्ट का निष्पादन किया जाता है। गड्ढों को मिट्टी से भर देते हैं इसमें, और भूमि भराव गैस निकासी के लिए भूमि भराव गैस प्रणाली इसके साथ में स्थापित की जाती है। तो जो भी गैस निकलेगी वो उस गैस वाली जो व्यवस्था होती है उसके अंदर संचित हो जाती है, भंडारित हो जाती है। उस गैस को एकत्रित करके फिर उससे विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। तो ये आधुनिक तरीके से किया जाने वाला भूमि भराव है। फिर दूसरी जो विधि है वो है भस्मीकरण। भस्म बना देते हैं हम कचरे की। तो कौन से कचरे की बनाते हैं? जैव चिकित्सीय कचरे की हम भस्म बनाते हैं। ये विधि उन क्षेत्रों में ज़्यादा उपयोगी होती है जहाँ पे ज़मीन जो है वो कम होती है। तो जापान जैसे देशों में इस विधि का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैव चिकित्सीय कचरे के लिए विशेष तौर से ये विधि अपनाई जाती है। निष्पादन की इस विधि में अपशिष्ट पदार्थ का दहन किया जाता है, जिससे अपशिष्ट जो है वो ताप में, गैस में और भाप और राख में परिवर्तित हो जाते हैं। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निष्पादन की एक व्यवहारिक पद्धति है ये। जैव चिकित्सीय जो कचरा होता है उसको निष्पादित करने की एक व्यवहारिक विधि है। और गैसीय प्रदूषकों के उत्सर्जन के कारण भस्मीकरण एक विवादास्पद पद्धति भी है, क्योंकि जलाएंगे तो हानिकारक गैस निकलेगी, पर्यावरण को प्रदूषित करेगी, इसलिए ये विवादास्पद पद्धति भी है। और ये अच्छी इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा लैंड या भूमि की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जापान जैसे देश जहाँ पे ज़मीन की वैसे भी शॉर्टेज है, तो ऐसे देशों में इस विधि को अपनाया जाता है। पुनर्चक्रण तरीका, ये तीसरी विधि है। अपशिष्ट से संसाधनों को या किसी भी मूल्य की चीज़ को निकालना पुनर्चक्रण कहलाता है। अपशिष्ट जो हमने बेकार चीज़ों को फेंक दिया है, जिनको उपयोग से परे हमने कर दिया है, उन चीज़ों में से वापस हम हमारे काम की चीज़ों को वापस जो लेते हैं उसमें से, तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है रिसाइकल या पुनर्चक्रण। इसमें अपशिष्ट की कैलोरी सामग्री जो है उसका उपयोग हम बिजली बनाने में कर सकते हैं, विद्युत का उत्पादन करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। पुनर्नवीकरण उत्पादों में एल्यूमिनियम पेय के डिब्बे, इस्पात, भोजन और एरोसोल के डिब्बे, प्लास्टिक और कांच की बोतलें ये आदि है। ये पुनर्नवीकरण
में यूज़ में लिए जाने वाली सामग्री है जिसको हम वापस रीयूज़ में काम ले सकते हैं। प्राकृतिक जैविक अपशिष्ट पदार्थ जैसे पौधे की सामग्री, बचा हुआ भोजन, कागज़, ऊन आदि का प्रयोग जो है वो हम कंपोस्ट खाद बनाने में, वर्मी कंपोस्ट बनाने में और जैविक खाद बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। सूक्ष्मजीवों की मदद से बनने वाली खाद जैविक खाद कहलाती है। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं से बनने वाली खाद होती है, तो ये भी अपशिष्ट से बनती है। इसके बाद में चौथी जो विधि होती है वो है रासायनिक क्रिया। अपशिष्टों को निस्तारित करने की चौथी जो विधि है वो कौन सी है? रासायनिक क्रिया। इसमें रासायनिक क्रिया द्वारा अनेक अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट किया जा सकता है अथवा उन्हें पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। तो ये कुछ विधियां थी जो कचरे को निष्पादित करने के यूज़ में ली जाती है। तो कौन सी विधि कहाँ पे काम में लेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे पास में जो कचरा है वो किस प्रकार का है या फिर हम किस क्षेत्र में रह रहे हैं, हमारे पास में कितनी ज़मीन उपलब्ध है। तो इन सभी चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सी विधि को अपनाएं। हमारी आवश्यकता के हिसाब से हमें विधि को अपनाना पड़ेगा। तो हम एक ही विधि को लेकर सभी जगह पे उसका यूज़ कर लें ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो चैप्टर था वो ज़्यादा बड़ा था नहीं, इसी के साथ ये समाप्त हो गया। इसके जो नोट्स है वो आपको कल परसों तक अवेलेबल हो जाएंगे। तो कंटिन्यू